आज हम टॉपिक करने वाले हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। इस टॉपिक को करने से पहले आइए समझते हैं हमने पहले क्या किया था। इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था फीचर्स ऑफ अ कंपनी। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर हमने किया था सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसका मतलब था कि कंपनी और कंपनी को चलाने वाले जो लोग हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। अब इसका मतलब क्या है, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी और कंपनी को जो चला रहे हैं, चाहे वो मेंबर्स हैं चाहे वो डायरेक्टर्स हैं, ये दोनों के बीच में एक पर्दा है, एक व्हील है जिसको वो हटा नहीं सकते बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि दोनों अलग हैं कंपनी लॉ के मुताबिक। लेकिन कई बार जब कोर्ट को लगता है कि इस पर्दे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, रॉन्गफुल पर्पस के लिए कंपनी के मेंबर्स कंपनी को यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उस केस में कोर्ट क्या कर सकता है, ये दोनों के बीच में जो पर्दा है उसको लिफ्ट कर सकता है, उसको उठा सकता है। और इस पूरे टॉपिक को कहते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील, यानी जो कंपनी और कंपनी के बीच में पर्दा है उसको कोर्ट कब कब उठा सकता है, और इंस्टेड कि दोनों को हम सेपरेट माने, इन दोनों को हम एक मानते हैं। तो लेट्स सी कौन कौन सी ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे कोर्ट ये व्हील को लिफ्ट कर सकता है। फर्स्ट है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड सेकंड है जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। ऐसे दो सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे कोर्ट इस कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकता है। फर्स्ट है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें, स्टैट्यूटरी मीन्स जो लॉ में गिवन है। अगर कंपनी एक्ट में कोई चीज़ गिवन है, जैसे कि नंबर ऑफ मेंबर्स इतने पर्टिकुलर होने चाहिए, लेकिन आप उसका नहीं मान रहे, आप उतने मेंबर्स को नहीं लेके आ रहे, मिनिमम मेंबर्स आपने सही नहीं रखे हुए, उस टाइम पे वो गलती कंपनी की नहीं है, वो गलती मेंबर्स की होगी, कंपनी को चलाने वालों की होगी। उस टाइम पे आप ये नहीं बोल सकते कि कंपनी अलग है और हम मेंबर्स हैं, हम अलग हैं। उस टाइम पे आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ऐसी प्रोविजंस जो कि कंपनीज एक्ट में गिवन है, अगर उनको नहीं माना जाता तो उस केस में कोर्ट जो है वो लिफ्ट कर सकती है व्हील। सेकंड, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ ऐसे केसेस आए कोर्ट के सामने जहाँ पे जज ने कुछ फैसले दिए, कुछ डिसीजंस लिए, उन जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस को, उन फैसलों को मद्देनज़र रखते हुए, बेसिस मानते हुए हम कह सकते हैं कि आगे अगर ऐसा कोई सेम सर्कमस्टांस आता है तो उसमें यही माना जाता है कि मेंबर्स और कंपनी एक हैं, दोनों सेपरेट नहीं हैं। तो ये दो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें कोर्ट जो है वो लिफ्ट करती है व्हील। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को, यानी जो कंपनी लॉ में गिवन है प्रोविजंस, उसको कैसे कोर्ट मानती है और किस तरीके से कोर्ट जो है कंपनी और मेंबर्स को एक मानती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का रिडक्शन इन मेंबर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी लॉ ने अगर कुछ लिखा है, अगर पहले से बताया है कितने पर्टिकुलर मेंबर्स होने चाहिए हमारे लॉ में, ठीक है, जैसे कंपनी लॉ कहता है पब्लिक कंपनी में 7 मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए टू स्टार्ट अ पब्लिक कंपनी, और अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो 2 मेंबर्स मिनिमम, कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए जो प्राइवेट कंपनी को चला रहे हों। अब अगर इस मिनिमम रिक्वायरमेंट से आप नीचे चले जाते हो, पब्लिक कंपनी के केस में 7 से बिलो चले जाते हो, प्राइवेट कंपनी में 2 से बिलो चले जाते हो, और उस केस में आप बिजनेस 6 महीने से भी ज़्यादा चला रहे हो, उस केस में जो है डायरेक्टर्स या मेंबर्स जो भी उस कंपनी को 6 महीने से ज़्यादा तक चला पाया, बिलो द मिनिमम लिमिट ऑफ मेंबर्स, उस केस में वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा। उस केस में अगर कोई भी कोर्ट केस होता है तो ये डायरेक्टर्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स वो एंटर करेंगे उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डायरेक्टर्स, इन मेंबर्स की होगी, उसमें कंपनी को रिस्पॉन्सिबल नहीं किया जाएगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट केस, रिडक्शन इन मेंबर्स। सेकेंड,
इज फेलियर टू रिफंड एप्लीकेशन मनी। दूसरा, कंपनी लॉ कहता है कि अगर आपने प्रॉस्पेक्टस इशू किया है, आप शेयर्स इशू कर रहे हो, तो प्रॉस्पेक्टस में आप लिखोगे कि कितनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कितना मिनिमम पैसा आपके पास आ जाना चाहिए, तो ही आप आगे अलॉटमेंट करोगे शेयर्स की। वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपने प्रॉस्पेक्टस में बताई होगी, और विद इन 30 डेज प्रॉस्पेक्टस इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको उतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी उतना मिनिमम पैसा आपको मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, 1 महीना हो गया, आपने सपोज कहा था कि हम 1 लाख के शेयर्स इशू कर रहे हैं, 90% हमारे को मिनिमम सब्सक्रिप्शन आएगी, तो हम आगे अलॉटमेंट करेंगे। विच मीन्स 90% मतलब कि 90,000 अगर शेयर्स में पैसा मिलेगा आपको, तो ही आप अलॉटमेंट करोगे। लोगों ने आपको 80,000 तक के पैसे दिए, ठीक है, 80,000 तक के शेयर सब्सक्राइब किए। अब इन दिस केस यानी आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, तो उसका मतलब क्या है, आपको जितना भी पैसा आपको इस टाइम पे पब्लिक से मिला था, सारा का सारा 15 दिन के अंदर अंदर आपको वापस करना पड़ेगा। और अगर आप ये पैसा वापस नहीं करते, तो हर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है पैसा देने के लिए, जितनी अमाउंट बनती है, प्लस 15% इंटरेस्ट भी डायरेक्टर अपनी पॉकेट से देगा। उस केस में डायरेक्टर ये नहीं बोल सकता कि ये तो कंपनी की शेयर्स थे, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, मैं अलग हूँ, कंपनी अलग है। नहीं, इन दैट केस डायरेक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उस केस में कोर्ट जो है लिफ्ट कर देती है व्हील, और कोर्ट कहता है कि डायरेक्टर और कंपनी अब एक ही हैं। तीसरा सर्कमस्टांस, मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज नेम। कई बार जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त अगर कंपनी का नाम प्रॉपरली मेंशन नहीं है, तो उस केस में भी डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होंगे, क्योंकि आपने कंपनी को लायबल आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि कंपनी का नाम ही आपने गलत लिखा है। तो सपोज कंपनी का नाम A&B लिमिटेड था, लेकिन आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसमें गलती से A&B की जगह आप AB लिमिटेड लिख दिया आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में। अब उस केस में क्योंकि आपने कंपनी का नाम गलत लिखा है, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जिस डायरेक्टर के साइन हुए हैं, वो डायरेक्टर पर्सनली लायबल है। उस केस में भी डायरेक्टर ये नहीं बोल सकता कि मैं अलग हूँ, कंपनी अलग है। उस केस में कोर्ट ने लिफ्ट किया है व्हील, और कोर्ट कहेगा कि कंपनी और डायरेक्टर सेम है। नेक्स्ट इज होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज। 4th पॉइंट है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज का पॉइंट। होल्डिंग कंपनी होती है जो कंपनी कंट्रोल करती है शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। सो सपोज एक कंपनी ए है, ए ने 50 या 51% शेयर्स बी कंपनी के खरीदे हैं, तो उस केस में ए का फुल कंट्रोल है बी के ऊपर, तो ए को हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। और जो बी कंपनी होगी जिसके शेयर्स ए ने खरीदे हैं, उसको हम कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। वैसे तो ये दोनों कंपनीज अलग हैं, लेकिन जब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की बारी आती है, तो ए जब अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिखाएगी, उसके ही साथ साथ अपनी सब्सिडरी के भी रिकॉर्ड्स उसको दिखाने पड़ेंगे। तो इस केस में जब कोर्ट को लगता है कि सब्सिडरी के रिकॉर्ड सही ढंग से नहीं दिखाए गए, या कोई भी प्रॉब्लम कोर्ट को लगती है, उस केस में कोर्ट कहता है होल्डिंग और सब्सिडरी सेम है, और होल्डिंग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम सब्सिडरी में आई है, तो इन दैट केस कोर्ट इन दोनों को अलग अलग नहीं मानेगी। उस केस में कोर्ट इन दोनों को सेम या एक ही मानेगी। सो ये भी एक लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील का पार्ट है। नेक्स्ट वन, 5th वन इज मिसरिप्रेजेंटेशन इन प्रॉस्पेक्टस। तो जब भी कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, उस केस में अगर प्रॉस्पेक्टस में कोई भी ऐसी लाइन, कुछ भी ऐसा मेंशन्ड है जिसमें जो कि स्टेटमेंट गलत है, मिसलीडिंग है, तो जिसने भी वो स्टेटमेंट दिया है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो प्रमोटर हो, या कोई भी ऐसा पर्सन हो, तो उस केस में ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे।
तो अगेन इनकी लाइबिलिटी है। इनफैक्ट जब हम प्रॉस्पेक्टस का चैप्टर करेंगे उसमें हम देखेंगे कि इनकी जो ये लाइबिलिटी है ये क्रिमिनल लाइबिलिटी भी मानी जा सकती है। तो इन दिस केस अगेन डायरेक्टर, प्रमोटर या जो भी एक्सपर्ट है वो ये नहीं बोल सकता कि प्रॉस्पेक्टस तो कंपनी ने इशू किया था तो ये कंपनी को जेल करो, कंपनी की क्रिमिनल लाइबिलिटी करो। इस केस में कोर्ट कंपनी और डायरेक्टर को सेम मानेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर, प्रमोटर और एक्सपर्ट्स की होगी। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन इज लाइबिलिटी अंडर अदर स्टैट्यूज। सो अगर इनकम टैक्स की बात करें या जितने भी बाकी लॉज हैं पूरी कंट्री में, उस केस में अगर कभी भी कोर्ट को लगता है कि डायरेक्टर्स या जो अदर ऑफिसर्स हैं कंपनी के वो पर्सनली लायबल होने चाहिए, जैसे अगर डायरेक्टर्स ने टैक्स नहीं भरा तो कंपनी खुद से तो टैक्स नहीं भर सकती अपना, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स या बाकी ऑफिसर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाते हैं तो उस केस में कंपनी लायबल नहीं होगी, ये लोग लायबल होंगे। उस केस में कंपनी और ये लोगों को एक ही माना जाएगा। सो ये 6 पॉइंट्स थे जो कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के थे, यानी कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें दी गई हैं अगर आप उसको सही ढंग से नहीं निभा पा रहे तो उस केस में आप ये रिप्लाई नहीं कर सकते कि कंपनी अलग है, हम अलग हैं। उस केस में कोर्ट आपको कंपनी को सेम ही मानेगी। और अब आते हैं सेकंड पार्ट पे जो है जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस का मतलब क्या है? कई बार कोर्ट को लगता है कि लोग जो हैं कंपनी का नाम गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, यानी लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए सिर्फ कंपनी को बनाया गया है। उस केस में कोर्ट ने ऐसे डिसीजंस दिए हैं कि अगर ये सर्कमस्टांसेस आते हैं तो उस केस में हम ये मानेंगे कि कंपनी और कंपनी को चलाने वाले लोग जो हैं वो एक ही हैं, दोनों सेपरेट नहीं हैं। आइए जानते हैं वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं। फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अगर ऐसा लगता है कि कंपनी का नाम यूज़ कर रहा है कोई इंडिविजुअल जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स इवेजन, यानी टैक्स की चोरी करने के लिए सिर्फ कंपनी का नाम यूज़ किया जा रहा है, तो उस केस में जो भी सर्कमस्टांसेस बनते हैं उस केस में जज जो है हमेशा यही डिसीजन लेगा कि कंपनी और उसको चलाने वाले लोग दोनों एक हैं, कंपनी कुछ अलग नहीं कर रही है, सिर्फ जो है इंडिविजुअल पर्सन का काम आसान कर रही है, इसी वजह से कंपनी को बनाया गया है। जैसे कि इसमें एक केस है डिनशॉ का केस। डिनशॉ नाम का एक पर्सन था जिसकी मेजर इनकम जो आती थी वो डिविडेंड और इंटरेस्ट से आती थी। अब वो करता क्या था, ये जो इंटरेस्ट और डिविडेंड से उसकी इनकम आई है वो इनकम वो 4 कंपनीज में लगाता था, वो 4 कंपनीज जो उसी ने खुद बनाई थी। मान लेते हैं उन 4 कंपनीज का नाम था ABCD। अब डिनशॉ को जो इनकम आई उसने ए में लगा दी, ए से जो इनकम आई उसने बी में लगा दी, बी से जो इनकम आई उसने सी में लगा दी और सी से जो इनकम आई उसने डी में लगा दी। डी से जो अल्टीमेटली इनकम आई वो उसने अपने आप को लोन दे दिया। अब ये सारा तामझाम उसने किया क्यों था? जस्ट सो दैट वो टैक्स की चोरी कर सके, टैक्स को इवेड कर सके। तो ये जब पूरा केस कोर्ट के पास पहुंचा, इट वाज डिसाइडेड बाय द कोर्ट कि ये जो कंपनीज को बनाया गया है इसका मतलब कुछ और नहीं है, इसका सिंपल सा इतना मतलब है कि कंपनीज के से जो पैसा आ रहा है उससे टैक्स की चोरी करना और इसी तरीके से अपने फंड्स को एलोकेट करना। तो कंपनी कुछ पर्पस सॉल्व नहीं कर रही है, सिर्फ उसका टैक्स चोरी में हेल्प कर रही हैं, इसीलिए डिनशॉ और ये 4 कंपनीज एक ही हैं। तो ऐसे ही कोई भी पर्सन अगर अपना रेवेन्यू बचाता है, अपना फंड्स को इस तरीके से एलोकेट कर देता है ताकि उसको पैसे टैक्स में पे ना करने पड़े, तो इन दैट केस वो पर्सन और कंपनी को एक ही माना जाएगा। है सेकंड केस पे जो है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। अगर कोर्ट को कभी भी ऐसा लगता है कि फ्रॉड करने के लिए एक कंपनी को बनाया गया है, सिर्फ क्रेडिटर्स के साथ या पब्लिक के साथ गलत चीज़ें करने के लिए कंपनी को बनाया गया है, तो इन दैट केस कंपनी को और मेंबर्स को एक ही माना जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट केस है गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी वर्सेस हॉर्न का केस।
केस के जो फैक्ट्स थे वो क्या थे। हॉर्न नाम का एक एम्प्लॉय था जिसने गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी को ज्वाइन किया। जैसे ही उसने ज्वाइन किया वहाँ पे उसे एक अग्रीमेंट साइन करवाया गया। उस अग्रीमेंट में था क्या कि जब भी हॉर्न ये कंपनी को छोड़ेगा तो अपने साथ अपने कस्टमर्स को लेके नहीं जा सकता। हॉर्न ने कुछ टाइम बाद उस कंपनी को क्विट कर दिया। अब जब हॉर्न ने कंपनी छोड़ी तो क्योंकि अग्रीमेंट हुआ था, वो खुद से तो कस्टमर्स को साथ में लेके नहीं जा सकता था। हॉर्न ने इसके लिए क्या किया, एक खुद से कंपनी बनाई। उस कंपनी के थ्रू उसने कस्टमर्स को एक्वायर करना शुरू कर दिया, अपने पुराने कस्टमर्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया। अब जब गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी ने केस किया हॉर्न पे, तो इट वाज डिसाइडेड बाय द कोर्ट कि हॉर्न जो है ये गलत काम कर रहा था। जो वो काम खुद से नहीं कर सकता था, वो उसने कंपनी बना के वो सेम काम करना शुरू कर दिया था। तो क्योंकि ये एक फ्रॉड है, एक इम्प्रॉपर कंडक्ट है, इसीलिए ये कंपनी कुछ और नहीं है, हॉर्न ही है। तो इसलिए कंपनी और उसके मेंबर को एक ही माना गया। लास्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। इंडिविजुअल की सिटीजनशिप पता लगानी बहुत इजी है कि वो कौन सी कंट्री को बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर हमें वही चीज़ कंपनी के बारे में देखनी हो कि कंपनी किस कंट्री को बिलोंग कर रही है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत डिफ़िकल्ट भी। अब देखते हैं कि ये पता करना ज़रूरी क्यों है कि कंपनी जो है कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है। सपोज़ दो कंट्रीज़ हैं, उनमें वॉर हो गई। उस वॉर के टाइम पे दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रेड नहीं कर सकती, किसी की भी तरह का पैसे का आदान प्रदान नहीं कर सकती, किसी भी तरीके का ट्रेड नहीं कर सकती वॉर टाइम पे। तो इसीलिए नेचुरली अगर कोई कंपनी उस कंट्री में बिलोंग करती है तो वो अपनी एनिमी कंट्री के साथ किसी भी तरीके का ट्रेड नहीं कर सकती, ये लॉ कहता है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी कौन सी कंट्री को बिलोंग कर रही है। तो उस केस में कंपनी लॉ कहता है कि कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है, उसके मेंबर्स और डायरेक्टर्स को देख के। जिस कंट्री में उसके मेंबर्स और डायरेक्टर्स बिलोंग करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ देम, वही जो है कंपनी की सिटीजनशिप उसी कंट्री की मानी जाएगी। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट केस है डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। केस के फैक्ट्स क्या हैं। डैमलर नाम की कंपनी थी जो कि बनाई तो इंग्लैंड में गई थी, ठीक है, लेकिन इसका काम क्या था, टायर्स सेल करना। और टायर्स वो वाले सेल करती थी जिनको बनाते थे जर्मन्स, ठीक है। और इस कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स थे सब जर्मन्स थे, जर्मनी के थे, और मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स भी जर्मनी के ही थे। लेकिन ये जो कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी है ये इंग्लैंड की कंपनी थी। अब जब इंग्लैंड और जर्मनी में वॉर शुरू हुई 1914 में, उस केस में डैमलर कंपनी ने इस कंपनी के ऊपर केस कर दिया, क्योंकि दोनों में कुछ पैसे जो हैं, जो डेट था वो देना बाकी था। तो डैमलर ने कहा कि मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, तो इसी वजह से डैमलर ने कॉन्टिनेंटल पे केस कर दिया। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे वॉर का टाइम चल रहा था, तो इट वाज डिसाइडेड बाय द कोर्ट कि कोई भी दोनों में पैसे का आदान प्रदान नहीं होगा। डैमलर कंपनी इस टाइम पीरियड पे पैसे रिकवर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि दोनों एनिमी कंपनीज हैं। इसकी मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं और मैक्सिमम जो डायरेक्टर्स हैं वो जर्मनी के हैं, तो ये कंपनी जर्मनी की हो गई। और ये क्योंकि इंग्लैंड की कंपनी है तो दोनों एनिमी कंपनीज हैं, इसीलिए एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं कर सकती। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि वैसे तो हम सोचते हैं कि सारी सेपरेट लीगल एंटिटीज़ हैं, ठीक है, कंपनी और मेंबर्स अलग हैं, लेकिन कौन सा रूल ऐसा है जो इन चीज़ों को इग्नोर करता है, तो भी आप लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील लिखोगे।
और अगर आपको फुल फ्लेज लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील का क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख के ही आओगे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही कंपनी लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।